हेलो एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो अब से अभी तक के जितना भी हमने पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके पहले ना थोड़ा सा इसके लिए एक बेस सेट करते हैं। अब हमेशा हमेशा मैं आपको बताते रहती हूँ कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो हमने कोल्ड वॉर पढ़ा है, हमने बायपोलर पढ़ा है, हमने यूएस हेजेमनी पढ़ा हुआ है, अल्टरनेट पावर की जो अराइविंग है वो सारी चीजें देखी है। तो अब ये सारी चीजें ना एक तरीके से सेट हो चुकी है। इंडिया मतलब पूरा जो वर्ड है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो चुकी है, बिल्ड हो चुकी है। सभी ने अपनी जो एक नई दुनिया सेट हुई है ना, मतलब बायपोलर खत्म होने के बाद में एक नया आप कह सकते हैं कि एक नई दुनिया बैठी हुई है, नई दुनिया सेट हो गई है। हमने साउथ एशिया भी पढ़ा अभी रिसेंटली, वहां पे भी हम लोगों ने चीजें देखी कि कैसे सारी चीजें सेट हो रही है। फिर उसके साथ में हम लोगों ने एक लास्ट में आपने नोटिस किया होगा, हमने साउथ एशिया में एक चीज पढ़ी थी, पीस एंड कॉर्पोरेशन, है ना। वहां पे क्या हो रहा था, हम एक दूसरे के साथ में रिलेशंस बना रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम उसको ग्लोबलाइजेशन में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। अकॉर्डिंग टू योर बुक उसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन हम उसको हमारी लाइफ से जोड़ते हैं। जब हम अमेजोन पे या किसी अच्छी सी साइट पे या गूगल पे जब हम कोई ड्रेस सर्च करने जाते हैं, मीन्स हमें शॉपिंग करनी होती है, तो क्या होता है, हम लोग वहां से मतलब ना सिर्फ इंडिया से, हम बाहर के भी मार्केट को सर्च कर सकते हैं। वहां पे चीजें देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आए दिन हम न्यूज़ेस में देखते रहते हैं कि यहाँ पे वो खबर चल रही है, वहाँ पे ऐसे हालात हुए हैं। अभी जस्ट रशिया वाला चीज़ें जो है वो भी हम न्यूज़ में रिसेंटली देख सकते हैं। या हम कभी ये देखते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि सपोज मोदी जी इस कंट्री में गए हैं, वहाँ पे इन्होंने इन समझौतों पे सिग्नेचर किए हैं, उन समझौतों पे सिग्नेचर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्चुअली इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब हम हमारी गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बेटर कर रहे हैं, एक दूसरे के जो ट्रेड्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन में ऐड होती है। अब अगर जब आप अपने इसमें बात करें कि आप चैप्टर की जब आपकी एनसीईआरटी में खोलेंगे आप, तो वहाँ पे 3 टॉपिक मिलते हैं। एक होता है कि एक पिता अपने बेटी के लिए एक साइकिल परचेस करना चाहता है इन हिज बजट, ठीक है, वो अपने बजट में एक सही सहूलियत में उसके लिए एक साइकिल देखना चाह रहा है, लेकिन उसे वो इंडिया में नहीं मिलती है, वो उसे चाइना में मिलती है। एक व्यक्ति है जो कि कॉल सेंटर में जॉब करता है, वो भी अमेरिका के। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप अपनी सर्विसेज किसी और को दे रहे हो, आप अपनी सर्विसेज मतलब देखो, पहले इसमें क्या हुआ, उसका कनेक्शन किससे हुआ, अमेरिका से हुआ, ठीक है, अमेरिका टू इंडिया, क्लियर। सेकंड इसमें क्या होता है, इंडिया टू चाइना, ये कनेक्शन बैठता है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो सिर्फ हमारे तक के सीमित नहीं है, वो ग्लोबल लेवल पे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये चीजें जो है ब्रॉड होते जा रही है, आगे बढ़ रही है, क्लियर। हाँ, ग्लोबलाइजेशन को ना हम और फैक्ट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछे देखेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो यू कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। Globalization mean the flow of idea, capital, commodities and people across different part of the world. Definitely वही चीजें बताई कि हम जो पूरा वर्ड है, पूरा जो ग्लोबल है, तो उस लेवल पे हम अपने गुड्स को मतलब अपने गुड्स, आइडियाज, कैपिटल, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, पूरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको लेके जा सकते हैं। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल मैनिफेस्टेशन एंड दीज मस्ट बी एडुकेटली डिस्टिग्निश्ड। ओके, यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों ने बात कर ली है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं हो सकता। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो सर्विस एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, उसकी सर्विस जा रही है। मतलब वो जब अमेरिका में एक कॉल सेंटर में काम कर, मतलब वो इंडिया से अमेरिका के कॉल सेंटर में काम कर रहा है, वो वहां के क्लाइंट से अपने आप को अटैच कर रहा है, मतलब कॉन्टेक्ट में ला रहा है। दैट मीन क्या हो रहा है कि वो उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है इंडिया में रहते हुए। सेकंड वाला जब एग्जांपल देखा था वहां पे, तो वो क्या कर रहा है, एक साइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसने इंडिया के मार्केट से ना खरीद कर कहाँ के मार्केट से परचेस किया है, उसे चाइना के मार्केट से की है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं एक एक दूसरे कंट्री में एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग ना, एक इकोनॉमिकल हो जाता है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो आजकल इसके कोई एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल के ऊपर बात करें तो आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, है ना, कि कितनी ज्यादा समझौतों पर साइंस होते हैं, किस तरीके से चीजें चलते रहती है।
इवन हम लोगों ने जब साउथ एशिया पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि भूटान और श्रीलंका के साथ में हमारे कितने ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो सारी चल रही है। कल्चरल कैसे होगा, जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि मैं अमेजोन पे कोई शॉपिंग कर रही हूँ अमेजोन से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा मतलब कोई ड्रेसअप देख रहे हैं, ड्रेसेस देख रहे हैं, वहाँ की कोई अच्छी एक्सेसरीज हो रही है, हम वो परचेस करना चाह रहे हैं और एक्चुअल में हमारे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर जो है, मतलब वहाँ की जो कपड़े वाला जो सेंस है ना, वो हम हमारी डेली रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कल्चर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक कल्चर जो है वो भी जा रहा है। तो यदि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स देखेंगे तो वो सिर्फ किसी एक फैक्टर पे मैटर नहीं करता है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो 3 चीज़ों से ट्रांसफर होता है। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल में, और भी जैसे कि चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं कि जब हम लोग बात करें ना कि किसी कंट्री में वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे की कंट्री में ज़्यादा आ जा रहे हैं, वो अपने रिलेशंस बेटर कर रहे हैं, जिससे हमें पॉलिटिकल बेनिफिट हो। उसके साथ में पॉलिटिकल बेनिफिट करने का क्या मतलब होता है, ताकि हम वहाँ से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। हम किसी के साथ में भी कोई बॉन्ड बनाते हैं, कोई समझौते पर साइन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ एक इंटेंशन होता है, ताकि हम वहाँ से इकोनॉमिक जो है, हमारी इकोनॉमी है, उसको स्ट्रांग कर सके। तो सेकंड हो जाता है इसका पैरामीटर इकोनॉमिक, एंड थर्ड वन इज कल्चरल। ओके, globalization need not always be positive, it can have negative consequences for the people definitely। अब नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो अपने पॉजिटिव फैक्ट से लेकर के नहीं होती है। जस्ट रिसेंटली अभी हम लोग कल्चर के बारे में बात कर ले, तो कल्चर भाई, हमारा इंडिया का कल्चर इतना बेस्ट है, हम उसे क्यों अवॉइड करें। ठीक है, पता हम लोग मतलब ये थोड़ी चीज़ें हो जाती है कि वो सब आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और मैं किसी की चॉइस के ऊपर कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जो अमेरिका का जो तौर तरीका है, उसे हम अपने कल्चर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम अपने ट्रेडिशन में ऐड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी किसी रिसेंटली किसी कॉलेज में क्या हुआ कि बैन कर दिया गया कि वहाँ पर आप वेस्टर्न ड्रेसेस यूज नहीं कर सकते, आप जीन्स अलाउड नहीं है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया अपना एक इंडियन कल्चर फॉलो कर रहा है, और वहाँ पर ये वाले कल्चर को बैन कर दिया जा रहा है। तो हर चीज़ें जो होती है, हर चीज़ के सारे फैक्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ नेगेटिव। जैसे कि इसका नेगेटिव ये हुआ, अगर हम इसी के पॉजिटिव की बात कर ले, तो हमारे यहाँ पर जीन्स कितनी ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ के साथ में मैच किया जा रहा है। आजकल हम उसको कुर्तों के साथ वियर कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट। ये इसका पॉजिटिव साइड हुआ। सॉरी, मैं किसी की मतलब ड्रेसअप के ऊपर कमेंट्री नहीं करना चाहूँगी, बस जो चीज़ें हैं उसे ही एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अपने वर्ड्स रखना चाह रही हूँ। एज अ concept, globalization fundamentally deal with flow. These flow can be idea moving from one part to the other part of the world to another, commodities being traded across the border and so on। डेफिनेटली वही चीज़ हो रही है कि जब हम यदि कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ये फंडामेंटल डील तो करता ही है एक फ्लो के साथ में। जैसे कि हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे एक फ्लो वाइजली एक बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी बॉर्डर में वो चीज़ें हो रही है। अगर हम बात करें चाइना वाली, जैसे कि वो साइकिल उन्होंने परचेस की थी इंडिया टू चाइना, ठीक है, उन्होंने चाइना से परचेस की है उसे, मीन्स इन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया ताकि आप चीज़ों को सर्च आउट कर सके। जैसे कि मैंने अमेजोन की बात की थी, सिमिलरली ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म दिया गया। और हमारे यहाँ पर हमें पता है कि चाइनीज कितने मटेरियल, कितने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आए दिन आते रहते हैं। द क्रूशियल एलिमेंट इज द वर्ल्ड वाइड connectedness which is created and subtend as a consequence of these content flows। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में, हमारी ग्लोबलाइजेशन की। एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसमें कौन कौन से फैक्ट ऐड हो रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। इसके अलावा भी ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, तो चले आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो सकते हैं, क्या घटक हो सकते हैं। अगर हमें इसके ऊपर बात करनी है तो हम पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन जो है ये चीज़ है कि हम गुड्स, सर्विसेज, रिलेशनशिप जो पॉलिटिकल है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक मतलब पूरे क्रॉस द वर्ड, ये सारी चीज़ें, तो क्या हम इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। अगर ये सही बात है, दैट मीन कि हमारे जो एंशिएंट एरा है वहाँ से हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ आज ऐसा नहीं है कि आज ही हम ग्लोबलाइजेशन में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब से हमारे जो संबंध है, हमारी जो रिलेशनशिप है, वो हर एक कंट्री से बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ के मसाले दूर दूर तक के जाते थे, ठीक है। इसीलिए पुर्तगाली जो है ना, वो आकर के 60% बेनिफिट के साथ में यहाँ से निकले थे। मतलब हमारे यहाँ का जो चीजें लेकर गए थे, उसके बाद में, उसे खत्म करने के बाद में उसको 60% लाभ हुआ था। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था? अगर डिफरेंट चीज है, क्योंकि उस वक्त भी था और आज भी है, तो डिफरेंट क्या है? उस दौर में जो चीजें फ्लो हो रही थी वो फ्लो, और आज का जो फ्लो है, जिस फ्लो के साथ में हम बह रहे हैं, जिस तरीके से हम इन चीजों को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट है ना। क्योंकि पहले पार्टिसिपेंट कम होता था, क्योंकि तब हम लोग ना किसी तरीके के कम्युनिकेशन से कनेक्ट नहीं थे, किसी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं थे। आज हमारे पास वो कम्युनिकेशन है, वो टेक्नोलॉजी है, ताकि हम यहाँ रहते हुए भी हम किसी और दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हैं, बिना जाए, बिना कबूतर को भेजे या बिना किसी संदेश वाहक के, है ना। हम डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली अपने काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कोविड टाइम में ही हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम हर एक से कनेक्ट हो पा रहे थे, ठीक है। हमारे कोई रिलेटिव बाहर स्टडी कर रहे हैं तो हमने उनसे कनेक्शन ले लिया। मीटिंग्स होती थी, क्योंकि मतलब फिजिकली कोई मिल नहीं पा रहा था, तो मतलब क्या ऑनलाइन ही सारे सिस्टम चल रहे थे। तो ये जो सारा लार्ज जो कनेक्शन बैठा हुआ है ना, जो जाल बिछा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो आज का ग्लोबलाइजेशन है उसको बढ़ाने में मदद किया हुआ है। क्योंकि देखो, अगर क्योंकि हाँ, और हर एक इंसान ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है कि हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो तो जिससे हमारा ही बेनिफिट है। क्योंकि जब कंट्री में मतलब एक वर्ड है और वहां से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो रही है, ना सिर्फ अपने फायदे के लिए, बल्कि उसको ये भी पता है कि कल में कोई पैंडेमिक सिचुएशन आती है, जैसे कोविड वाली सिचुएशन आई, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन जो पुराना वाला ग्लोबलाइजेशन था और इसमें, क्योंकि था तो तब भी। One important aspect of globalization is that even thought is it is not caused by any single factor. Technology remain a critical element, ठीक है। कि टेक्नोलॉजी जो है ये नॉट ओनली जो है एक सिंगल एलिमेंट नहीं है जिसके बिहाफ में हम ये चीजें करें, क्योंकि और भी पर्सपेक्टिव्स एक्सपेक्ट्स जो है वो है। इंटर कनेक्शन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डेफिनेटली इंटरकनेक्शन वो सबसे ज्यादा था। टेक्नोलॉजी तो थी ही थी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है, हर जगह चल रही है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसमें एक और मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब सारी कंट्रीज और हर एक इंसान समझ रहा है। जब कोविड वाला पेंडेमिक सिस्टम देखा था, तब हमें पता चला कि हमें किसकी ज्यादा नीड है, क्योंकि हमारी हेल्प करने के लिए कोई लोग नहीं थे, तो हेल्पलेस हो रहे थे। तो सिमिलरली यही चीज है कि कंट्रीज को भी सब पता चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज को भी प्रोवाइड करवाई है, तो यही एक फायदा होता है। Interconnection are also an important aspect of globalization. Any event taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. कोविड वाला ही एग्जांपल दूंगी। चाइना में फैला था, लेकिन इफेक्ट हमारे इंडिया में भी पहुंचा था। ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसका फैला हुआ था। Of idea, capital, commodities, and people to move more easily from one part to the to another has been made possible by the technological advantage। यही बात मैंने आपको बताई है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हुआ। ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं है जो आपको मदद कर रहा है, उसके साथ में आपको इंटरकनेक्शन रिलेशनशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, इसने आपकी जो ग्लोबलाइजेशन था उसका जो फ्लो है और ज़्यादा मतलब अच्छे से किया है। और आप पहले क्या हो रहा था कि एक लिमिटेड एरिया में हम फैले हुए थे, अब हम वर्ल्ड के हर एक एरिया में फैले हुए हैं। तो ये कॉज हो चुके हैं। अब भाई ग्लोबलाइजेशन जो है उसके जो एस्पेक्ट है वो अलग अलग है, हम उसको देखते हैं। कॉन्क्यूनेसिस जो है वो देखते हैं, ठीक है। वो क्योंकि हर चीज 3 तरीके से बढ़ गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक फ्लो नहीं है। और यही बात हमने आप पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि हमारे पास इसके 3 एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल, ठीक है। हम 3 चीजों को लेकर के इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास में पॉलिटिकल रिलेशनशिप है एज वेल एज इकोनॉमिकल और कल्चर, ठीक है। इन चीजों को भी लेकर के, तो इन चीजों का मतलब ग्लोबलाइजेशन से कैसे कनेक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब हम पॉलिटिकल जो इसका पहलू है उसके ऊपर बात करें, तो अब क्या होता है पॉलिटिकल के इसमें, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के डेवलपमेंट के ऊपर या उसके ब्रॉड कनेक्शन के ऊपर बात करें, तो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट पड़ता है वो तो पड़ता ही पड़ता है। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था कि हमारी जो थिंकिंग होती थी ना कि सर्वबंधु वाला, इस टाइप से एक डायलॉग है, सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज के लिए मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस थे
वाले, वो न सिर्फ आज की मतलब हमारे सिर्फ अकेले के भले के ऊपर बात नहीं करते, वो सभी के, क्योंकि सभी का साथ में भला हो, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए ना नेहरू जी जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो नेहरू जी इंडिया की गद्दी छोड़ करके वहां पर लड़ने चले गए थे, मतलब उन्हें समझाने के लिए चले गए थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो हर एक स्टेट की वो हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो सिर्फ अब अपने मतलब की बातें देख रहे हैं, ठीक है, मतलब वो अपने दायरे में कि जो उन्हें इम्पोर्टेंट है करना वही चीजें करेंगे, ना कि इससे ज्यादा एक्स्ट्रा। क्योंकि पहले ना हम पड़ोसी के बारे में भी देखते थे, अगर हमारे यहाँ कोई अच्छी डिश पक रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज हमारे पड़ोसी को भी देके आनी है ये चीज। लेकिन अब ये चीज खत्म हो गई कि एक स्टेट में अगर कोई फायदा हो रहा है तो वो अपने पहले देखेंगे, जब हो गया पेट भर तब हम किसी और का देखेंगे कि हाँ इससे तुम्हारा भी भला होगा, या उनसे कनेक्शंस है तो उसी लिए होंगे कि हमारा भी बेनिफिट हो। One of the debate that has been generate a temporary process of globalization relate to ongoing political impact. ये वाली at the most simple level, globalization result is an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do. ठीक है, जो वो कर सकते थे उसको करने में इनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, वो इरेजन हो रही है, वो कम कर रही है कि वो जितना कर सकते थे कि वो सिर्फ ना इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए करे, साथ ही साथ वो सोशल वर्क के लिए भी कोई चीजें करे, तो उसमें इनकी वो लिस्ट जो है वो कम होते जा रही है। इट gives way to more minimalist state that perform certain core functions such as maintenance of law and order and the security of its citizen। अब हाँ सिर्फ इनके इसमें अब ना क्या हो गया कि वो नॉर्मलाइज्ड हो गई है, मिनिमाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। वो मिनिमाइज्ड कैसे हो गई है कि अब वो सिर्फ अपनी जो सिटीजन है उनकी सिक्योरिटी के लिए देखेंगे, यही सब लॉ एंड ऑर्डर जो है इन्हीं के ऊपर काम करने वाले हैं। In the place the state market become the prime determinant of economical and social priority। डेफिनेटली वही बात की जो सोशल प्रायोरिटीज थी, उनका वर्क था, इनके ऊपर अब इनका कम फोकस है, वो ज्यादा फोकस अपने अंडर में करते हैं कि भाई ये मेरी स्टेट है तो मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, मैं इसके ये दायरे में जाकर के नहीं करूंगा। Globalization does not always reduce state capacity. The primacy of the state continues to be unchallenged basis of the political community। अब इन्होंने अगर इसके ऊपर राजनीतिक ही सब, ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ इसको इतना ही इम्पैक्ट नहीं किया है कि उसने स्टेट की जो किसी काम को करने की जो क्षमता थी उसको कम किया, कैपेसिटी को, इसने बल्कि इसको और स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। कैसे? इन्होंने इसको कम्युनिकेशन से जोड़ दिया। अब उसको अपने स्टेट मेंबर की एक एक मेंबर की पूरी पूरी सूचनाएं हैं, उन्हें सब पता है कि हमारे स्टेट में जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, क्या इनके पास सोर्सेज है, क्या नहीं है, क्या कुछ इनलीगल तो नहीं हो रहा है, उनके पास सारा जो डेटा है वो अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, technology. State capacity has received booster concurrence of the globalization with enhanced technology available at the dismissal of the state to collect information about citizen। क्लियर? मतलब एक तरीके दो पॉलिटिकल में हम बात करें तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो ये इनका पावर रिड्यूस करता है, भाई क्या हो गया, हाँ ये इनके पावर को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और एक तरफ इनका जो एक पावर है मतलब जो टेक्नोलॉजी वाला है उसको इनहेंस्ड किया है, वहां पे इरेज कर रहा है और यहाँ पे इनहेंस्ड कर रहा है ताकि उन्हें अपने हर एक सिटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। पॉलिटिकल हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिकल के ऊपर कि भाई इकोनॉमिकल क्या चेंजेस होने वाले हैं। इकोनॉमिकल में तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि आपके कनेक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका मार्केट बढ़ रहा है, आपको इनकम मतलब आपका पैसा बाहर जा रहा है तो आपको इनकम भी होने ही वाली है। भाई अब हम इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फैक्ट जो है वो इकोनॉमी से कनेक्टेड होगा। मतलब यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन में जो फैक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमी के ऊपर। और कहीं ना कहीं अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एक तरीके से जो इकोनॉमिकल जो फैक्ट होते हैं वो ही इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब इकोनॉमी के ऊपर हम बात करें तो ये सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है कि इकोनॉमिकल जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस हद तक के सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए ना हमें इसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कौन बेनिफिट जो है इसमें मिलता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है। तो इकोनॉमिकल केस में जब हम देखते हैं ना तो हमें वहां पे एक चीज पता चलती है कि कई जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि दूसरे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से अपना जो बिजनेस है वो रन करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रो करें। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, किसी कहीं जबरदस्ती क्या होता है कि जो डेवलप कंट्रीज होती है वो
कम तबके वालों को दबाती है, ठीक है, ये चीज़ों को करने के लिए, ताकि वो उनके अधीन हो जाती है और कहीं ना कहीं चीज़ें कई बार बेनिफिशियल होती है और कई बार नहीं होती है। तो ना यहाँ हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर हम इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन को देखें तो वहाँ पर जो इकोनॉमिकल फ्लो होता है वो किस तरीके से जाता है, तभी हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कौन इसके बेनिफिट उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, किसको कितना मिल पा रहा है और किसको कितना नहीं मिल पा रहा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिकल concurrence of the globalization, it is important to know that is economical globalization involve many actor other than IMF और WTO, इन लोगों के अलावा, मतलब ये जो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं तो पूरा इकोनॉमिकल जो ग्लोब है वो इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जो डेवलप्ड होती है या जो ज्यादा पावरफुल होती है किसी दूसरे से, तो वो उनके ऊपर अपना प्रेशर डालती है। इट इन्वॉल्व ग्रेटर flow among different countries of the world. Some of these is voluntary and some forced by international institution and powerful countries, ठीक है। सभी का फ्लो भी सभी में अपना अलग अलग होता है, किसी को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, किसी को कम मिलता है। अगर पावरफुल के ऊपर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पावरफुल कंट्रीज होने वाली है उनके ऊपर ज्यादा इसके ऊपर उसका फ्लो होगा और बाकी के उस पर नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर चीजें क्या होती है कि यहाँ पर ना सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थॉट्स का एक क्या हो रहा है, मतलब थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, गुड्स हो रहे हैं, आपके ट्रेड्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे में एक्सचेंज होती है। किसी को ज्यादा फायदा हो जाता है और किसी को कम। तो क्या कम कैसे हो रहा है, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी होती है कि वहां पर जो चीजें हैं वो आने पे बैन लगा होता है। जैसे कि जस्ट हम लोगों ने अभी चाइना के ऊपर वो किया था कि हम चाइना के जो प्रोडक्ट है वो यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो बेच रहा है ना। तो इस तरीके से जैसा किसी कंट्री में हमारे यहाँ से जाने वाले प्रोडक्ट पे बैन लग जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे जो डेवलप कंट्रीज होती है वहां के लोग हमारे यहाँ के लोगों को जाने के लिए, मतलब जो डेवलपिंग है वो मतलब वो लोग डेवलप में नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं हम उनकी नौकरी ना ले लें। It involved greater economic flow among different countries of the world. Some of these voluntary and some forced by ये तो पढ़ लिया था। Globalization has involved greater trade in commodity across the globe as it has reduced the imposing of restriction on the import of one country to another. Definitely, क्योंकि हम लोग ने यही बात की ना कि कई डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनके जो प्रोडक्ट्स गुड्स होते हैं उनको ऊपर बैन लगा दिया जाता है। हालांकि ये सारे जो बैन वाली चीजें हैं डे बाय डे ये चीजें कम हो चुकी है, ताकि क्या होगा कि ताकि चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिले। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां पर ये चीजें बैन है। वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का, इवन जब हम जो डेवलपिंग इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट कर रहे थे तब हम लोगों ने ये चीजें देखी थी क्या, कि हम लोगों ने क्या किया कि मतलब कुछ टाइम के लिए, है ना, लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या किया कि हमने अपने जो रॉ मटेरियल है वो खुद बनाना शुरू किया, क्योंकि हम अपना जो इकोनॉमिकल है, जैसे चाइना में, ठीक है, जब चाइना की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देख रहे थे हम लोग कैसे वो इतना ज्यादा उठ के आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लो था। तो अल्टरनेटिव सेंटर पावर में कैसे आया, अल्टरनेट कैसा बना, तो उसमें देखा था कि उसने क्या किया, लिमिटेशंस लगा दिए थे ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज जो है वो करती है, लेकिन इसके इफेक्ट्स ये हो जाते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो डेवलप होते ही रहती है, वो डेवलपिंग ही होती है, डेवलप और ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो जो एक इसका जो फायदा है ना किसी एक ही तबके को जा करके मिल पाता है, मतलब जो दो ग्रुप्स होते हैं, मतलब क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो सिंपल, मतलब एक बैलेंस नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बड़े को और बढ़ा रहा है, छोटे को और छोटा कर रहा है। तो एक लिमिटेड एरिया में ही इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसके लिए ना मतलब क्या है, एक प्रोटेक्शन, मतलब एक सोशल प्रोटेक्शन बनाने की नीड है, ताकि हर किसी को एक इक्वली फ्लो मिले। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो हर किसी को, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड है, उनको भी उसका इक्वली बेनिफिट मिले। अकॉर्डिंग टू सम, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज लाइकली, अच्छा, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेफिनेटली, क्योंकि वही करेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जो अलग अलग क्या हो रहा है, क्योंकि हर किसी को इक्वली बेनिफिट नहीं मिल रहा है, छोटे तबके वाले जो है वो निचले ही रह पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सम, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका जो फायदा है, बेनिफिट है, वो सच में एक छोटे से ही पॉपुलेशन को मिल रहा है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। ऑन द अदर हैंड, एडवोकेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट ग्रेटर
एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अब जहाँ पर हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इससे हर सेक्टर को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, या हम कहें कि एक 50-50 बैलेंसिंग जो है उसके हिसाब से, मतलब कि सभी को इक्वली बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी को कम मिल रहा है किसी को ज्यादा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इससे हमें बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट हुए हैं, हर सेक्शन को मिला है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, की जो पॉपुलेशन है उसके एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक तरफ बात की जा रही है कि एक स्मॉल सेक्शन को मिला है, और दूसरी तरफ बात की जा रही है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका बहुत ज्यादा एक सेक्टर है जहाँ पे आपको इस चीज का बेनिफिट मिला है, वहां पे आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है और अच्छी चीजें हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही बात सही है, ऐसा नहीं है कि दोनों बातों को हम गलत ठहराए। देखो, जब हम किसी रूरल एरिया में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लोगों को करने की चाह होती है, अभी रिसेंटली आप शार्क टैंक देख रहे होंगे, ठीक है, द शार्क टैंक इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिकल। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, चीजें वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने क्या, जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको चीजें नहीं मिल पा रही है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने लेवल पर उठ करके अपना जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो किया है, तो इन सब का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं उन्हें मिल ही रहा है। ओके, तो ये था इकोनॉमिकल ग्रोथ। नेक्स्ट आता है कल्चरल। ठीक है, अब कल्चरल वाला कैसे होता है, अब इसके ऊपर बात की जाए तो कल्चर के ऊपर जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था कि हम किसी की कल्चरल जो एक्टिविटी है, जो वहाँ की संस्कृति है, हम उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कि हमारा जो परिधान था, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस था, इट्स टोटली डिफरेंट। हमारा जो इंडियन ड्रेसिंग सेंस था आपको भी अपने पुराने बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, हम लोग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि हम वहाँ का कल्चर, जो अमेरिकी कल्चर है, जो ईस्टर्न कल्चर है, उसको हम अपनी डेली रूटीन में, हम हमारी लाइफ स्टाइल में ऐड कर रहे हैं। तो ये एक कल्चर जो है वो ग्लोबलाइजेशन इसी को कहेंगे कि हम अब वहाँ के कल्चर को इधर सपोर्ट कर रहे हैं। The consequences of globalization are not conflict only to shape of politic and economical. Globalization can also be on our culture too and do conform to the sphere of politics and economy। अब आप इसको इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के हम लोग इसके ऊपर बात करें तो देखो, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जो ब्लू जीन्स था, ठीक है, पहले वो वहीं पे चलती थी, हमारे इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग क्या गांधी जी वाले थे, हम खादी की चीजों को यूज कर रहे थे। ठीक है, वो चीजें हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ धीरे धीरे, क्योंकि और कई कॉलेजेस में ना बैन कर दिए गए, ठीक है, इन चीजों को ड्रेसिंग सेंस में। जैसे कि बहुत एक समाज सुधारक भी आजकल बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो बैन कर देते हैं ना कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस टाइप के कपड़े नहीं पहनेंगी, तो ये चीजें होती है। लेकिन अब हम हमारी रूटीन में क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जीन्स हमारी इंडिया के डिक्शनरी में था ही नहीं, ना सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी नहीं था। ठीक है, इवन बॉयज के लिए भी वो चीज नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर एक के साथ में वो मैच्ड हो रहा है, हम खादी के कुर्ते के ऊपर ब्लू जीन्स पहनते हैं, तो इस तरीके से जो कल्चर है ना वो भी हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ना सिर्फ ड्रेसिंग सेंस में, और भी अदर जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से देखने जाए तो हम बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, इवन हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो भी दूसरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। जब हम मथुरा वगैरह ऐसे कहीं पे भी जाते हैं तो बड़े अच्छे से फॉरेनर्स जो होते हैं, जब उसको हम अपने इंडियन ट्रेडिशंस में देखते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन भी लोग फॉलो कर रहे हैं और बाहर के लोगों का भी हम कर रहे हैं, तो यही था कल्चरल। तो नेक्स्ट, ओके, द प्रोसेस कल्चर ग्लोबलाइजेशन पॉजेस इट थ्रेड बिकॉज इट लीड द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो वही जीन्स वाला जो एग्जांपल दिया था वही था। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। यही वाली जो चीज हम लोगों ने बताई थी ना कि कई लोग जो है कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते हैं कि आप ऐसा ड्रेसअप नहीं पहनेंगे, वैसा नहीं पहनेंगे, तो इसके दोनों ही इफेक्ट्स होते हैं, दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होता है। और यही एग्जांपल है कि आज हमारी जो इंडियन कल्चर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन हम एकदम सब कन्वर्ट कर रहे हैं। विल कल्चर होमोजेनाइजेशन is an aspect of globalization
द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट प्रेशियसली ऑफ द अपोजिट इफेक्ट। सेम जो चीज़ें होती है, हर एक के दो पहलू होते हैं, ये तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और उसका एक नेगेटिव भी होता है। तो हम वो डिपेंड हम पे करता है कि हम पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करें या नेगेटिव। ये गलत नहीं है कि हम किसी और की का कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो हमें करना चाहिए, हम उससे करें, लेकिन जब तक कि उस वो कल्चर अच्छा हो, हम हमारे कल्चर को ना भूले, तब तक की ही वो चीज अच्छी होती है। नेक्स्ट, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, क्योंकि हम हर चीज को हमारे इंडिया से रिलेट तो करते ही है, तो अब इंडिया की बारी आई है, तो अब हम ग्लोबलाइजेशन जो है उसको हम हमारे इंडिया से कनेक्ट करते हैं कि कैसा उसका और हमारा रिलेशन है। देखो, अगर हम ग्लोबलाइजेशन को इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जब हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी हम इस चीज को समझ चुके थे कि वैश्वीकरण जो था या ग्लोबलाइजेशन जो था वो आज हमारा करंट डे से स्टार्ट नहीं हुआ है। हम बहुत ही पुरानी इरा से हम ग्लोबलाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, जो गुड्स थे, वो हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे। यही कारण था कि बाहर के जो लोग हैं वो हमारी इंडिया में आकर के बसे हुए थे। मैंने बताया था कि जब पुर्तगाली आया था, जब वो रिटर्न हुआ था, तो अपने जहाजी बेड़े के साथ में वो इतना मसाला लेके गया था कि उसको खपत करने के बाद में उसको 60% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, मतलब ये बात क्लियर हुई कि पहले से ही, बहुत एशियन एरा से ही हमारा इंडिया जो है वो दूसरों को मतलब सर्व करते आ रहा है चीजें। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं हुई। अब क्या हो रहा है कि जब ब्रिटिशियर्स आए, मतलब ये चीजें भी हुई कि ब्रिटिशियर्स आते हैं, उसके बाद से अब ब्रिटिशियर्स क्योंकि वो आ गए, तो अब इनसे इंडिया वालों ने एक सबक ले लिया कि भाई ये चीजें जो थी, हमारी जो गुड्स, हमारी जो वेल थिंग थी, जो अच्छी चीजें थी, उसकी वजह से हमें इतना खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हम इकोनॉमिकल भी कम हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहीं से जो रॉ मटेरियल था वो लेकर के जा रहे हैं, पूरा रॉ मटेरियल वहीं से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे डबल दामों में इन्हीं को बेच रहे हैं, इन्हीं का मटेरियल था वो। तो इस तरीके से इन्हें सबक लिया और इंडिया डिसाइड करता है कि अब से वो किसी भी देश से कोई भी मतलब जो बिजनेस है वो बंद कर देगा, जितने भी रॉ मटेरियल है वो खुद रेडी करेगा, प्रोडक्ट जो है वो खुद बनाएगा। और वो इसलिए दूसरों से बंद कर लेना चाहता था कि जो भी यहाँ के प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद इस चीज को सीखे। लेकिन अब उसके साथ में जो है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन तो बेटर होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो है उसका ग्राफ डाउन होते जाता है। जब 1991 का जो इरा आता है, तो अब इन चीजों को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जब और भी चीजें थी, इन चीजों को बैलेंस करने के लिए हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा सा खुल जाता है। ठीक है, चीजों के साथ में बैलेंस करना शुरू कर देता है ताकि हम थोड़ी, हमारी जो ग्रोथ है वो ठीक हो जाए। Flow pertaining to the movement of capital, commodities, ideas, people go back several century in Indian history. Definitely यही चीजें थी। सॉरी, मैं डेफिनेटली ज्यादा बोल देती हूँ। ओके, तो जाहिर सी बात है कि हम ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही पुरातन समय से करते हुए आ रहे थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स रूल, इंडिया बिकेम अ एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड। अब जब ब्रिटिशर्स के टाइम में हम लोग अपने जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, तो इन सारी चीजों से इसके खत्म होने की कंडीशन आ गई, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वो चीजें बंद कर दे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया डिसाइडेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर। क्योंकि अभी तक के क्या हो रहा था, दूसरे के ऊपर हम लोगों ने डिपेंड होकर के कुछ ज्यादा चीज हासिल नहीं कर पाए थे। तो क्या हो रहा है, अब इंडिया डिसाइड कर रहा है कि अब जितनी भी जो चीजें प्रोड्यूस करनी है वो हम हमारी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे, हम बाहर से सपोर्ट नहीं लेंगे। इन 1991, इंडिया रिमार्क ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट has shut increasingly to deregulate various sectors including trade and foreign investment। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें ट्रेड और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको भी शुरू करता है, क्योंकि हमारी जो बाकी चीजें हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें हमारा ग्राफ जो है वो डाउन होते जा रहा था। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए अब हमने फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो जाए। तो ये इंडिया का ग्लोबलाइजेशन से कनेक्शन था कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन।
ओके जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कि अब जो ग्लोबलाइजेशन है आप उसको रेसिस्ट क्यों कर रहे हैं, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस टॉपिक को आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है, बिकॉज जब हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमारे अंदर एक जो थॉट्स है वो डेवलप होते जाते हैं कि हमने ये जो चीज़ें की है तो हम उसको राइट और रॉन्ग वाली जो लिस्ट है उसमें कन्वर्ट करते जाए। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब हमने पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने 3 एस्पेक्ट देखे थे इसके, 3 फैक्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड थर्ड वन इज कल्चरल। ओके, तो अब हम इन तीनों के रिगार्डिंग ही इसका जो विरोध है, जो रेसिस्टेंस है, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम पॉलिटिकल के ऊपर बात करें तो पॉलिटिकल में क्लियर था कि वहां पे क्या चीजें हो रही थी कि ये जो स्टेट है उसकी जो टू डू लिस्ट है उसको मिनिमाइज कर रही थी, उसको कम कर रही थी, मतलब जो स्टेट जिस लेवल पे कर सकता था ये उसको एकदम शॉर्टलिस्ट कर रही है। क्योंकि पहले स्टेट क्या कर रहा था, मतलब एक सोशल पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, एक सोशल वे में सोच रहा था कि कैसे हर किसी को भी बेनिफिट हो जाए, लेकिन अब वो सिर्फ हमारी जो उसकी जो कम्युनिटी है उसका जो एरिया है सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बेनिफिट्स के ऊपर सोच रहा है। तो सबसे पहला तो यही होगा कि अगर हम पॉलिटिकल व्यू में सोचे तो फर्स्ट वन इज दैट। सेकेंड, अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिकली क्या हो रहा है कि जब इकोनॉमिक वाले पर्पज से हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वहां पे हम लोगों ने क्लियरली देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज है ना, डेवलप जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट तो करती है, उसको मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। और ये चीजें हम लोगों ने कहाँ देखी थी, जब हम लोग रिसेंटली देखते हैं कि हमारे यहाँ कई सारी परियोजनाएं चल रही है तो उसको फंड कोई और कर रहा होता है ना कहीं हेल्प करते हैं। मैंने आपको शार्क टैंक बताया था क्लियरली, जब शार्क टैंक में बताया था तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो शार्क्स बैठे हुए हैं वो दूसरों को फंड कर रहे हैं, लेकिन फंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आपने उसको फोकसली देखा होगा तो हमें वहां पे एक चीज पता चलती है कि आप उसको फंड कर रहे हैं, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इक्विटी लेते हैं, ठीक है, उतने परसेंट की इक्विटी ले रहे हैं, मतलब जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है हम उसको ले लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में क्या हो रहा है कि वो उनके ऊपर एकदम प्रेशराइज होकर बात करते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं कि हमने आपको खरीद लिया है। तो सेम चीजें होती है। ओके, तो और क्या फैक्ट हो जाएंगे इसमें कि हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लो हो रहा है, फ्लो के ऊपर अभी हम लोगों ने बात की थी कि फ्लो हमेशा एक वे में नहीं चलता है, ठीक है, इसका जो फ्लो है वो अनबैलेंस्ड है, इस वाले वे में है। अब ये वाला वे ना, ये कौन सी गति है जो वे है, आप इसको साइंस में जाकर के पढ़ ले, क्लियर। तो क्या हो रहा है कि किसी को इवन मिल रहा है, किसको अनइवन मिल रहा है, दोनों इक्वली बैलेंस नहीं है। जो गरीब देश है वो गरीब हो रहे हैं, उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और कुछ बड़े देश जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक छोटा सा ही ग्रुप है जो इनके फायदे में आता है। अब हम कल्चर के अकॉर्डिंग बात करें भाई, तो कल्चर में क्या हो रहा है, कल्चर वाला हम लोगों ने देखा कि कैसे हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसको हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, ईस्टर्न कल्चर सॉरी, ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है कैसे वो उसके ऊपर हावी होते जा रही है। क्योंकि ये दिन ब दिन चीजें जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम हमारी जो एक्चुअल संस्कृति है, चीजें ना बैलेंस हो तब तक ही अच्छी लगती है, लेकिन वो उससे ज्यादा जब हट जाती है तो वो चीजें अच्छी नहीं होती है। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो डे बाय डे जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको बनाए रखे हुए हैं। चलो अब थोड़ी ये वाली लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज, ओके, ये जब लैंग्वेज से बात आई तो एक और चीज है कि कैसे हमारी एक भारतीय संस्कृति थी, संस्कृति राइट, संस्कृत वर्ड था जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ वर्ड जो है हमारे वहां से क्रिएट होते थे। लेकिन अब हम, मतलब अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश देन यू आर द बेस्ट, ठीक है। अगर आप फ्लुएंट नहीं है, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा नहीं है, मतलब आप डम्बो है, ठीक है। मैं तो नहीं हूँ, यस आई एम डम्बो, बट आई प्राउड कि मुझे हिंदी तो अच्छे से आती है। Globalization has invited strong criticism all over the globe. For some, globalization represent a particular phase of global capitalism that make the rich richer and the poor poorer. ठीक है, यही वाली चीज बताई कि एक बड़ा तबका जो है, जो रिच है, जो बड़े हैं, वो और ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, जो नहीं है, डेवलप नहीं है, वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। इसको हमने इकोनॉमिकल में देख लिया था कि कैसे एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो वीजा वगैरह के थ्रू हमारे यहाँ पर, हमारे इधर से जो जाने वाले हैं उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हमारा बेनिफिट भी उनको जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप शार्क टैंक को तो रट ही लीजिए कि कैसे आप अपना जो उसमें फंड करते हो उसकी कुछ परसेंट इक्विटी जो है वो आपके इसमें आती है। तो डेवलप कंट्रीज जो हो रही है, क्या कर रही है, जो डेवलप्ड है, ठीक है, वो डेवलपिंग को
ठीक है, डेवलपिंग को फंड कर रही है तो इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है, तो वो और ज्यादा डेवलपिंग हो रही है। और जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो रही है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें बहुत सारे तबके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, मतलब इसमें भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करें तो इसमें भी उन्हीं को फायदा होता है, जैसे बिरलाज हो गए, अंबानी हो गए, यही सब है ना। कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल बी हार्म एंड पीपल विल एज ओल्ड वैल्यूज एंड वेज। यही बात है जो बताई कि हमारा जो कल्चर है ना एक्चुअली उसे बहुत हार्म हो रहा है और अब हम उसको कर रहे हैं धीरे धीरे। It is important to note here that anti-globalization movement to participate in global network aligning with those who feel like them in other countries. The World Social Forum is a global platform bringing together human rights activism, environmentalist, labor, youth and women activists opposed to the new liberal globalization. अब इतनी सारी जब चीजें हो रही है, आपको हार्म हो रही है इन चीजों से, तो डेफिनेटली आप उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए मतलब ये जो क्योर हो रहा है तो बहुत सारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, नेटवर्क्स है जो एक साथ काम कर रहे हैं इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहे हैं उसे रिड्यूस करने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फोरम्स ऐसे होते हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे फोरम है जो इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिविस्ट है, इन्वायरमेंटल है, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट कमीशंस वगैरह है जो इनकी मदद के लिए, जो पुअर है उनकी हेल्प के लिए और ज्यादा बेनिफिट, ताकि इनको भी ग्लोबलाइजेशन का उतना ही बेनिफिट मिले या उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो कम करने में मदद करे। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब इंडिया को कनेक्ट करें तो अब इंडिया में कैसे रेसिस्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई जो इंडिया है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो है सबसे ज्यादा विरोध इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आपके यहाँ पर खुद आप इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं तो हम क्यों किसी और का इंटरफेरेंस हम हमारी कंट्री में देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का अगर हम पॉलिटिकल व्यू में देखें, पॉलिटिकल देखें, इकोनॉमिकल देखें या कल्चरल देखें, तीनों में ही हमारे जो बेनिफिट्स है वो नहीं है, बहुत हद तक के लिमिटेड सोर्सेज है जिनसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स. Resistance to globalization has also come from the political right. This has taken the forum of objecting particularly to various cultural influences. There have been left-wing protests to economical liberalization voiced through political party as well as through the some forums. देखो भाई क्लियरली बात करते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे सोशल देखो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हुए हैं, वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरीके से वो करते हैं कि हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें खोखला कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई अलग कंट्री आकर के आपके यहाँ पर अपना सेटअप बैठालती है, आप उसको पेटेंट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो कि आप अपने यहाँ का, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म होने लगता है क्योंकि उसकी हुकूमत चलने लगती है, ये चीजें खत्म होने लगती है। अगर हम कॉलेजेस वगैरह में बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ हमारी जो संस्कृति थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमारी जो कॉलेज कोड होता है, यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है, अब हम उनके रिगार्डिंग देखने लग रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, दैट्स वेरी गुड कि हम चीजों को सीख रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप करना, तो इट्स बेटर ना, डेवलप करना अच्छी बात है, हम उसको सीखें, डेवलप करें, अपने आप को ग्रो करें, लेकिन उसे हम हमारे यहाँ पर यूज करें, ठीक है, ना कि हम किसी और को अधिकार दे दें कि आप आकर के यहाँ पे उस चीज को डेवलप करिए, है ना। हम किसी और को मतलब थोड़ा बहुत सबको ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इज नॉट गुड। तो ऑल इज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो और आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब होता है ये समझ में आया है, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल जो व्यू है ये भी चीजें समझ में आई हो। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर ले ग्लोबलाइजेशन। चलो हम एक काम करते हैं, शुरू से चले जाते हैं, तो फटाफट रिवाइज करते हुए पीछे आ जाते हैं ना। ओके तो भाई देखो ग्लोबलाइजेशन क्या था कि एक फ्लो है जिसमें आप आइडिया, कैपिटल, कमोडिटीज जो है आप एक पार्ट से मतलब पीपल्स के बीच में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वर्ल्ड में आप कहीं पे भी इन चीजों को ट्रांसफर करें, इसको और ग्रो करें, डेवलप करें, ठीक है, ये चीजें हो रही थी। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब एक कंट्री में जो चीजें हैं आप उसको किसी और में भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बन रहा है, दैट मीन कि उसकी सप्लाई हम
हम कहाँ पर बाहर की कंट्रीज में भी करेंगे, मतलब हम हमारा मार्केट वहां तक के भी फैलाएंगे, हमारे की जो सर्विसेज है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा जो नेटवर्क है वहां तक के फैले। तो इसी नेटवर्क को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमारे जो प्राइवेट जो सेंट्रल सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो रहे हैं, वो प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं कि वो और ज्यादा अच्छी तरीके से मतलब उसको बिल्ड करें और ज्यादा ग्रो करें। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से क्या हो रहा है कि हमारे हाथ से जो पकड़ है ना वो जा रही है। जैसे पॉलिटिकल वाले चीज में हमने देखा था कि जो स्टेट है उसको सिर्फ इतना करना है कि स्टेट के अंदर ही, लेकिन वो उसके एक सोशल पर्सपेक्टिव से वो चीजों को ग्रो नहीं कर पा रहा है और उसको नहीं सोच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे लिए बेटर भी है और किसी न किसी फैक्ट्स में वो हमारे लिए बेटर भी नहीं है। अगर हम उसका परफेक्ट यूज करें, अगर चीजों को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, तो क्या हो रहा है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो चलिए गाइज, होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो या कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट में आप बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसे जो डाउट्स है उसे क्लियर करने का। थैंक यू।